दिख रही भैया। ये गीता जी को भी दी थी मैंने, उनने पता नहीं कहीं संभाल के रखी है फ्रेम रेम करवा के, है ना। तो इसको साहब आपको अपनी नासिका में ऐसे अप्लाई करना है। हम्म। अब कितने समय तक करना है? जब तक आप जीवित हैं इसको प्रयोग करें। जी। ये तो बड़ी अजीब बात बता दी तुमने। अबे भैया ये सब औषधीय हैं, इसके अंदर है क्या? मेंथोल और अजवाइन, इसके अंदर गोधन अर्क है। अरे भैया जिंदा हो, इतना कचरा खा रहे हो, थोड़ा ये ले लोगे तो क्या बुराई है? दिन रात कचरा खा रहे हैं हम, मंगा मंगा के खा रहे हैं, और कोई ले आ रहे हैं तो वो हमारा देव तुल्य हो जा रहे हैं। बोले अरे ये मेरे घर 1 किलो मिठाई लेके आया, वह लानत है ऐसी मिठाई पे। सब कचरा फंस गया हाथों में, उसको दूर करने के लिए आपको ये सब नहीं कर सकते हैं क्या? देखो मेरी वाणी थोड़ी सी तेज हो जाती है, मैं क्या बताऊं, मैं इन सब चीजों का भुक्तभोगी हूं, और जब से सुधरा हूं तब से अपने आप को सुधारने की कोशिश ही कर रहा हूं। तो कोशिश करिए कि, ये किस कारण से ऐसा हुआ? है जी, ये गंध आना बंद हो गई किस कारण से? अरे सर कारण छोड़ो, अब किस कारण से मत खुलवाओ, ठीक है। मुझे तो अब पता उपाय क्या है, अब इस जी समय जी 7 बज गए हैं, किस कारण से हुआ ये आप जानो। आप तो उपाय करो और स्वस्थ रहो, छोड़ दो कारण। मुकेश भैया का पर्सनल नंबर ले लीजिए और फिर उनसे बात कर लीजिए, ऐसे होगा। और मुकेश भैया आप आश्वासन करा दीजिए इनको सबको एक बार जोर से। हाँ बिल्कुल, लगाओ तो जरा, एक बार ऐसे आ जाओ, थोड़ा गला साफ करो पहले बाहर की ओर। मैं भी आश्वासन कर रही हूँ। मैंने शेर बनने को कहा, कुछ बकरियां भी आ गई हैं। तो जब हम योग करते हैं ना तो बिल्कुल बच्चे बन जाना चाहिए, बच्चे। जितना हो सकते हैं खुल के हंसे, खुल के जिए, खुल के करें सब, क्योंकि सब उस परमात्मा का अंश है हमारे भीतर। जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन उन सारी चीजों से जो पोहे टाकून द्यायचो त्याला म्हणा मी चालली आता. चले मना दे दो, चले मना, अब चले मना का दे दो। सॉरी सॉरी कड़ी बड़ी आड़ी शांति पाठ। आड़ी कड़ी बड़ी हुई। शांति पाठ कर लूं साहब? जी 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 मुकेश भैया। डर गया था, मैंने कहा कहीं मैंने बकरी बोल दिया है, ऐसा तो नहीं है कि? नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात अरे नहीं। आपसे थोड़ी कहा, आपसे। मैं थोड़ी कोई बात नहीं, कह दी तो मतलब समझ गए। अरे भैया वे बकरी है तो काय को बुरा लगे वहां में, है ही बकरी। हाँ। ये देखिए मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि शेरों के बीच में कोई बकरी आ गई है। इनने मेहरा जी ने क्लियर कर दिया, कोई देखो खुद ने क्लियर कर दिया। चलो ये करते हैं शांति पाठ। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग, शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। ओम। आप सबका दिन मंगलमय हो, आपका भी शुभम भवतु, कल्याण। आपका भी दिन मंगलमय हो गुरुजी। धन्यवाद सभी को। एक और जरूरी बात है, वैसे तो निरोगी होने के बहुत सारे लाभ हैं, ये पक्की बात है कि अगर किसी को सुखी और निरोगी होना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे 2 साल अपना जीवन जी लो। 2 साल, केवल 2 साल, सारी उम्र प्रसन्नता से रहोगे। इसको मैंने खुद अप्लाई किया हुआ अपने जीवन में। सिर्फ यही पिछले कई सालों से इसमें गीता दी है, प्रीति जी है, 2 साल से तो मेरे ख्याल से ममता को भी 2 साल हो गए, मुझको नीति जी हैं। आप एक बार आके तो देखो, इस लाइन में एक बार आके देखो, इतना आनंद है, इतना आनंद है, नित्य प्रति आनंद है और हर समय आनंद है। महानंद। दुश्मन है ना, आनंद का दुश्मन, आनंद महानंद का दुश्मन मैं बता देता हूं आपको कौन है। आनंद के दुश्मन की लंबाई केवल 5 इंच है। योगाहार कार्यक्रम की तरफ से हमारे मुकेश भैया का बहुत बहुत अभिनंदन। और इसको जिसने कंट्रोल कर लिया उसके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जय जय श्री राम देव जी की। जय श्री राम। बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका कल्याण हो। कल मिलते हैं। ओम गुरुजी। बिल्कुल। ओम जी, ओम जी। स्मृति बहुत भाभी बहुत हो धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन योगाहार कार्यक्रम की तरफ से। और मैं अभी दूसरा सत्र शुरू करने के लिए शरद भैया से निवेदन करती हूँ, दूसरा सत्र शुरू करें। जी हो। पर्दे के पीछे हैं, अभी पर्दे के पीछे। अगर हम्म। जा रहे यार आ गया, पर्दा खोलो। पर्दा। आज का क्या विषय है मैडम? आज संतोष सर का विषय है। संतोष सर ज्वाइन हो चुके हैं, उनको आमंत्रित करिए। जी जी जैविक प्रयोगशाला। जी। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और मैं आदरणीय संतोष सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि संतोष सर जी। जी ओम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आ गई। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। स्लाइड्स दिख रही है? जी दिख रही है। ठीक है। एक्चुअली आज तक हम लोगों ने मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा या अलग अलग तरह के जो स्लरी हम बनाते हैं और उस स्लरी के माध्यम से अलग अलग जो सूक्ष्म जीव हमें मिलते हैं और उन सूक्ष्म जीवों के साथ में ही जो अलग अलग मेटाबोलाइट्स कहिए, तो इन सभी विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और उनका जो उपयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं या कीड़ा लगने का जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं उस बारे में चर्चा की है। लेकिन आज से हम लोग कुछ नए विषयों में भी चर्चा आने वाले समय में करने वाले हैं और विशेष रूप से
हम लोग यह चीजें देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड, फिर वे इंसेक्टिसाइड होवे और विशेष रूप से केमिकल बेस्ड जो इंसेक्टिसाइड है, केमिकल बेस्ड जो फंगीसाइड है या बैक्टीरिसाइड है, तो उनका असर नहीं दिखता है। और कितनी भी बार छिड़काव कर लो, वह बीमारी या वह इल्ली या कीड़ा, उसका कंट्रोल नहीं मिलता है। और उसका बेसिक जो रीजन है, तो इन अलग अलग पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है। यानी जैसा हम लोग आज अपने खुद के शरीर के बारे में देखते हैं कि बहुत सी ऐसी एलोपैथी वाली दवाइयां होती है जिसका असर नहीं करता है, और उसी तरह जो केमिकली सिंथेसाइज्ड पेस्टिसाइड्स है, उनका भी असर नहीं दिखता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स रिसर्च के माध्यम से सामने आए हैं कि जैसा एक यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए कि जो मिर्च होती है, शिमला मिर्च, उसमें जो थ्रिप्स आता है, और विशेष करके अभी ब्लैक कलर का जो थ्रिप्स आता है, तो 30 अलग अलग तरह की दवाइयाँ या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो यूज होते हैं, उसका असर नहीं दिखता है। या जो मक्के में जो स्पोडोप्टेरा आती है, जो इल्ली आती है स्पोडोप्टेरा नामक, उसे अलग अलग तरह की 40 इंसेक्टिसाइड का असर भी नहीं दिखता है। और जैसा व्हाइट ग्रब गन्ने की खेती में आता है, या आजकल सोयाबीन जैसे फसल में भी, या जो मूंगफली होती है उसकी फसल में भी इस व्हाइट ग्रब, यानी हम लोग यहाँ हुमड़ी कहते हैं, जो सफेद इल्ली होती है बड़ी वाली, तो यह जो थ्रिप्स है, स्पोडोप्टेरा है या व्हाइट ग्रब है, ये सारे जो पेस्ट है, इंसेक्ट है, इनके अगेंस्ट मार्केट में बहुत सी दवाइयां पिछले 60 सालों में आई, और उन दवाइयों का असर बिल्कुल दिखता नहीं है। और कितनी भी बार छिड़काव कर लो, हमें प्रॉपर कंट्रोल नहीं मिलता। और वही एक बेसिक रीजन है कि आज जैसा मैं अनार के खेत में जो एक xanthomonas ब्लाइट नामक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या संतरे की खेती में फाइटोप्थोरा नामक, और अलग अलग वेजिटेबल्स में भी हम लोग देखते हैं, आलू की खेती हुए या अलग अलग वेजिटेबल्स, तो इनमें भी अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती है अन्य सूक्ष्म जीवों से, तो वे कंट्रोल नहीं होती है। और इसका डेटा अलग अलग रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है। एक स्लाइड में पहले यह चेंज करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नीचे साइट दी है, उस साइट पे अगर हम लोग जाते हैं, तो उस साइट के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं ये पता चल सकता है कि, एक मिनट, अब मैं अपलोड करता हूँ इसको भी।
एक्चुअली वो अपलोड होने में कुछ दिक्कत हो रही है, पर ठीक है। मैं अभी प्रेजेंटेशन आ गया था सर आपका? दिख रहा है सर? आवाज गया नहीं आ सर। रही। आवाज हाँ, इसमें जो अलग अलग दवाइयाँ जो है उनका असर नहीं दिखता है, और वह रेजिस्टेंस की वजह से यह दिखाई नहीं देता है। एक बार मैं ये क्लिक करके देखता हूँ, हम लोग उस पे जाते हैं क्या? अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ? जी दिख रहा, नीचे लिंक है उसमें। ये लिंक पे से दिख रहा है ऑर्थोपॉड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस? नहीं, लिंक तक दिख रहा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा इसमें। ओके, आगे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को ये लिंक शेयर कर लूंगा। शिमला मिर्ची वाला दिख रहा है। ओके, नहीं वो एक्चुअली ऑर्थोपॉड एक बार फिर से ट्राई करता हूं मैं, क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो एक्चुअली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो खोल लीजिए ना, हाँ सर, पहले उसको ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको वो करिए, शेयर करिए। नहीं मैं एक्चुअली ओपन किया हूँ सर वो, लेकिन वो यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, ठीक। पर तो भी देखते हैं एक बार। एक साथ में दो प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को पता है? नहीं नहीं, दो नहीं आएगा सर, एक साथ दो शेयर नहीं होगा, एक ही होगा। ओके, एक मिनट। हाँ, ये आई थिंक ये आता है। यस यस, आया है। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है ये? हाँ दिखा सर, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यस, इसको आप क्लिक करेंगे ठीक। तो तो यहाँ पे देखिए आर्थ्रोपॉड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस डेटाबेस, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पर एक चीज दी है कि जैसा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जो कॉटन का जो बोलवर्म आता है, यानी कॉटन की फसल में जो इल्ली आती है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। क्योंकि जिस इल्ली की वजह से, यानी आंध्र प्रदेश में, यानी उस समय का आंध्र प्रदेश, जो अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग है, तो आंध्र प्रदेश में जो सुइसाइड केसेस स्टार्ट हुए, और उसी तरह महाराष्ट्र में भी इस कॉटन बोलवर्म की वजह से सुइसाइड केसेस स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि नीचे हर चीज के बारे में
जैसा बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है, कार्बारिल है, क्लोरोपाइरिफॉस है। यानी जैसा मान के चलो कि क्लोरोपाइरिफॉस जो लिखा है और 22 एक आंकड़ा वहां पर लिखा है, 22। X22 लिखा सर है। तो क्लोरोपाइरिफॉस का 22 जगह पर स्टडी हुआ और उस 22 अलग अलग स्टडीज पर यह पता चला कि क्लोरोपाइरिफॉस कॉटन में आने वाले बोलवर्म को कंट्रोल नहीं करता है। और उसी तरह अगर आप नीचे जाकर 15 नंबर पर देखते हो तो मोनोक्रोटोफॉस, तो मोनोक्रोटोफॉस का 23 अलग अलग जगह पर स्टडीज हुआ है और जिसमें दिखाया गया कि मोनोक्रोटोफॉस इस इल्ली को कंट्रोल नहीं करता है। या हम लोगों ने वह जो केरला की स्टोरी है एंडोसल्फान की स्टोरी, तो एंडोसल्फान 21 जगह पर उसका स्टडी हुआ और यह पता चला कि कॉटन में आने वाली जो बोलवर्म है, और विशेषतः सिर्फ कॉटन ही नहीं, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो, कॉटन है, कॉर्न है, सोरगम है और टमाटर है। यानी कपास, मक्का, ज्वारी और टमाटर, इन सभी फसलों में जो बोलवर्म आती है और विशेष रूप से हेलिकोवर्पा नामक। तो इस पेस्ट को अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज करने के बाद में भी कंट्रोल नहीं मिला है। तो यह जो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट की जो बात है, तो यह रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। आप सभी लोग अगर इस साइट पर जाओगे तो आपके फसल में जो विशेष रूप से इंसेक्ट आता है उसके बारे में अगर यहाँ पे आप सर्च करो तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सिर्फ इतना ही है कि आपको उस पेस्ट का अंग्रेजी नाम पता होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप किसी जो आपके उस शहर में या वहाँ पर जो एंटामोलॉजिस्ट है या पैथोलॉजिस्ट है, आप उनसे चर्चा कर उस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या मेरे हिसाब से अगर एआई की मदद से भी आपको इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन या जानकारी मिल सकती है। तो यह जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आज हर जगह पे, फिर एग्रीकल्चर हो, ह्यूमन हेल्थ हो, तो इन सभी चीजों में इसका असर आज दिख रहा है। और यही जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस नेचुरल जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो प्राकृतिक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों से जो मेटाबोलाइट्स हमें मिलते हैं उसके अगेंस्ट डेवलप होना मुश्किल हो जाता है। पर एक कॉटन में बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस का विशेष रूप से वो क्राइवन प्रोटीन, उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आया है, ऐसा दिखाई गया है। लेकिन जितने भी फंगल कल्चर्स और कुछ विशेष रूप से बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। और इसका एक मैं एग्जांपल आप सभी को यह देना चाहता हूं कि जो ट्राइकोडर्मा है या मेटाराइजियम है, वो पिछले 150 सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी जो लिटरेचर का डेटा अवेलेबल है, जो अलग अलग रिसर्च पेपर्स या पब्लिकेशंस है, उसके माध्यम से ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 150 साल पुराने रेफरेंस में हमें ट्राइकोडर्मा एवं मेटाराइजियम का उपयोग दिखाई दिया है। यानी 1880 से लेकर आज तक, 1880 से लेकर आज तक इन सभी विषयों में रिसर्च पब्लिकेशंस आए हैं। और
पिछले 150 सालों में ये अलग अलग जगह पर उपयोग में आया है। मान के चलो कि इंडिया में 1960 या 65 के बाद में इसका उपयोग शुरू हुआ था, लेकिन आज भी इन सभी जो सूक्ष्म जीव है, विशेष रूप से ट्राइकोडर्मा और मेटारिन, इनका उपयोग दिख रहा है। अब यह जो उपयोग है वह दिखने का बेसिक रीजन क्या होता है? तो अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स या अलग अलग तरह की जो चीजें यह ट्राइकोडर्मा या मेटाराइजियम डेवलप करता है। जैसा यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और आने वाले समय में हमें इन शब्दों का महत्व समझना है, इन शब्दों को याद करना है। और अन्य शब्द नीचे है, नीचे वाली स्लाइड्स में, उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम सभी ने प्रशिक्षण के दरमियान कोनिडिया यह शब्द सुना है और मेरे हिसाब से हम लोगों ने बहुत बार इस कोनिडिया के बारे में चर्चा भी की है। तो आप में से कोई बता पाएगा कोनिडिया का मतलब क्या होता है? और कोनिडिया कैसे दिखता है? स्पोर्स होते हैं, जो भी फंगस होते हैं इनके स्पोर्स होते हैं, जो गोल गोल जो प्रशिक्षण में आए थे सर के अलावा। जी ओम सर। जी कोनेडिया जो है, हमने जो वहां पर मतलब जो देखा था दूरदर्शी यंत्र से, सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें जो है थोड़े थोड़े मतलब ऐसे रेसे से दिखते हैं। क्या वो ही है? अब मैं अभी पक्का नहीं कह सकता, पर हमने जो देखे थे अलग अलग वो इस तरह से देखे थे। जी ओम। आपने जो कहा वो बात बराबर है। जैसा आपने माइक्रोस्कोप में जो देखे थे, जो गोल गोल करके जो दाने दिखते थे, झुंड झुंड दिखते थे सर, बारीक गोल। हाँ, तो वह जो गोल है वह कोनिडिया होता है। लेकिन उसका कलर कैसे आता है प्लेट के ऊपर? तो वो सर अलग अलग दिखते थे, कभी मतलब गुलाबी भी दिखे, और मेरी तो आंख कमजोर है तो मेरे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था, पर गोल गोल जरूर दिखे। मैं माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेट में कैसा रंग दिखता है? आते हैं सर, प्लेट में रंग जो है हमेशा जो है अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम जब इसको जैसे प्लेट बनाते हैं तो कभी तो सफेद हो जाता है, कभी गुलाबी हो जाता है और कभी हरा हो जाता है। मतलब एक ही प्लेट में दो दो रंग आ जाते हैं। और ज्यादा देर तक यदि रखा रहता तो फिर तो वो पूरे, जैसे आपने जो मशरूम होती ना, ऐसे इस तरह से भी बढ़ जाते हैं। अब ये क्या होते हैं हमें मालूम नहीं, पर ये हमने करके देखा है कि मशरूम जैसे भी बहुत ज्यादा सफेद रूप से ऊपर तक आ जाते हैं। तो अब ये इसके संबंध में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। जी हो। तो मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा, यह जो कोनिडिया होता है वो हरा कलर का होता है, जो हरी लॉन जैसा वो प्लेट में दिखता है। जो मदर कल्चर की प्लेट हम सब लोगों ने देखी है, जी जी जी, यानी आप सभी लोगों को जो मदर कल्चर की प्लेट भेजी गई उसमें हरे कलर का जैसा लॉन होता है, उस तरह का हरा या ग्रीन कोनिडिया हमें देखने को मिलता है। जी जी। तो जैसा वह माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने कोनिडिया देखा, उसी तरह और सर ये जो सफेद जो आ जाता है उसमें हम रखते हैं और वो जैसे फूल जाता है, वो क्या हो जाता है सर? क्या वो कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ और चीज बन जाती है? वह सफेद भी जो है वह माइसेलियम, जो नीचे लिखा है 2 नंबर पे, तो यह ट्राइकोडर्मा ही होता है, लेकिन उसकी अलग अलग स्टेजेस बन जाती है। जी। और विशेष रूप से यह कोनिडिया जो है कि मान लो अभी समर स्टार्ट होगा फरवरी के बाद, तो समर में यही ट्राइकोडर्मा की कोनिडिया
जैसा मान लो आप मूंग की फसल लेते हो, उस वजह से खेत में पानी जाता है और कोई ना कोई फसल होती है। जी तो जहां पे भी हम लोग समर में फसल लेते हैं, पानी दिया जाता है खेतों में, तो वहां पर हमें ट्राइकोडर्मा का माइसेलियम ही मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। लेकिन अगर समर में, जैसा यहाँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, विशेष रूप से विदर्भ में, हम लोग खेती में कुछ भी फसल लेते नहीं है मार्च, अप्रैल और मई, तो उस समय ट्राइकोडर्मा कोनिडियल फॉर्म में मिट्टी में जीवित रहता है, लेकिन वह काम नहीं करता है। यह जो कोनिडिया वाली कंडीशन होती है वह काम नहीं करता है, वैसा ही जीवित रह जाता है। लेकिन जो माइसेलियम वाली स्टेज होती है, जो सफेद, जो प्लेट के ऊपर सफेद दिखता है, या इवन जो फ्लास्क में या डिब्बों में जो व्हाइट कलर का लेयर हमें दिखता है, तो वह माइसेलियम एक्टिवली काम करता है। और इन सभी विषयों में हम धीरे धीरे आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सर, ये माइसीलियम जो है, हम लोग तो मतलब ये समझ रहे थे कि ज्यादा दिन रखा रहता, तो हम सोच रहे थे ये खराब हो गया, और हम तो फिर उसे घोड़े पर डाल रहे हैं। मतलब आपने एक बार कहा था कि इसको जो ज्यादा दिन हो गया तो इसको डिकम्पोज के रूप में डाल दो, तो नहीं, ऐसा इसमें क्या होता है दादू, कि अगर हम लोग वह व्हाइट लेयर का कन्वर्शन अगर ब्लैक में होता है, या जनरली बहुत से केसेस में लाल हो जाता है, यानी हरा या सफेद के अलावा दूसरा रंग अगर आता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि यह अन्य सूक्ष्म जीवों का कंटामिनेशन भी हो सकता है। लेकिन वे सूक्ष्मजीव 99% समय वो बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वे वेस्ट डिकम्पोजर करके काम कर सकते हैं। इसलिए जो गोबर खाद है उसके ऊपर वह डालने को कहा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग इन सभी चीजों को समझने का कोशिश करें, और जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें अच्छी तरह से यह सब चीजें, और हमें अन्य सूक्ष्म जीवों के बारे में प्लेट बनाना वो जरूरी नहीं है। जैसा आज शरद भैया बिवेरिया लेके आते हैं, या और भी गौर साहब या आप सभी लोग आजकल बिवेरिया मेट्राइजियम की बोतल लाते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको रेडीमेड कोनिडिया बिवेरिया की बोतल के अंदर मिल सकती है, और उसका उपयोग आप लोगों ने किया है। तो इन सभी चीजों का महत्व हमें पता होना चाहिए, एवं उसके पीछे का जो साइंस है वह चीजें भी हमें समझना जरूरी है। और जैसा यहाँ आज मैं इस कोनिडिया या माइसेलियम की बात कर रहा हूँ, उसी तरह ब्लास्टोस्पोर नामक चीज उसी डिब्बे में, जो अपना ट्राइकोडर्मा का डिब्बा हम लोग बनाते हैं, तो ऊपर हरे कलर का मैट या लॉन जैसा डेवलप होता है, लेकिन नीचे जो पानी होता है, जो पानी जैसा दिखता है, उस समय यह ब्लास्टोस्पोर्स जनरेट होते हैं। यानी अलग अलग तरह की सारी चीजें उसी एक लिक्विड में देखने को मिलती है, एवं इसमें एंजाइम्स या जैविक अर्क या मेटाबोलाइट, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और वही चीजें आज आसानी से हम लोग अनाज एवं अनाज का जो आटा है, इसके मदद से हम लोग स्लरी बना रहे, और इन स्लरी का, जैसा छाछ की स्लरी हो, गोमूत्र की स्लरी हो, या ट्राइकोडर्मा की स्लरी हो, या मेटाराइजियम की स्लरी हो, उसके असर अलग अलग फसलों में हम लोगों ने देखे हैं। और विशेष रूप से 2010 से इन सभी अलग अलग तरह के स्लरी का रिजल्ट देखने के बाद ये पता चला कि यह जितनी भी स्लरियां अलग अलग फसलों में यूज हुई है, उनके 3 मुख्य रूप से
उपयोग देखे गए। इन स्लरी की वजह से इंसेक्ट का अटैक कम होता है, बीमारियां कम आती है एवं किसी भी पौधे की, किसी भी फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है। और शुरुआती दौर में नवधान आटा का प्रयोग किया गया, लेकिन धीरे धीरे अन्य जो अनाज है, अन्य दालें हैं, उनका भी उपयोग यहाँ पे देखा गया। और जैसा आज हम लोग 16 तरह के अनाज या दालें, यह अलग अलग उसके प्रयोग करके भी यह चीजें देख रहे हैं कि हर अनाज में कौन सा जीव आ सकता है। अभी ये सारी चीजें महाराष्ट्र में किसान भाइयों के माध्यम से पिछले ही कुछ दिनों से शुरू किया गया है। जैसा यहाँ हम लोग ऊपर देख सकते हैं। दादू, आप बता पाओगे ऊपर वाली बोतलें, या शरद भैया कि ऊपर वाली बोतलें या नीचे वाली जो बोतलें हैं वो कौन सी बोतलें हैं? इन बोतलों में अलग अलग तरह के अनाज को लेकर के उसे पानी में और छाछ में जब ऊपर पानी में भिजाया गया तो ये अलग अलग कलर आए हैं। पर उसी चीज को यदि हमने गोमूत्र के साथ या पानी के साथ या और दूसरी चीज के साथ जब हम उसका मिश्रण करते हैं तो उसके कलर बदल जाते हैं। जैसे ऊपर वाली दो वो एक ही तरह के तरल पदार्थ दोनों में डले हैं, परंतु ऊपर अलग कलर दिखाई पड़ रहा है, नीचे अलग कलर दिखाई पड़ रहा है। और इसका तात्पर्य यह है कि एक ही तरह के अनाज को यदि हम दो तरह के तरल में, जैसे गोमूत्र और छाछ में या पानी में या और उसमें कुछ और मिला करके करते हैं, तो इस तरह के परिवर्तन अपने आप स्वयं हो जाते हैं। और इसका कारण वही है कि इसमें दूसरे जीवों का जीव बढ़ जाते हैं और जियो। तो यानी कहने का मतलब ऊपर वाली बोतलें, उसमें अनाज में सिर्फ पानी डाला है और नीचे वाली जो बोतल है यानी उसमें छाछ का उपयोग किया है। यानी पानी और छाछ दोनों में जो फर्क है वो क्लियर कट यहाँ दिखता है कि छाछ में जो लैक्टोबैसिलस है उसकी रिएक्शंस फास्ट होती है, कुछ अलग कलर वो डेवलप करता है। लेकिन सिंपल सा जो पानी यूज किया जाता है उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, एवं जो अनाज होता है उस अनाज के ऊपर भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो यह जो सूक्ष्म जीवों का जो खेल है, सूक्ष्म जीव उस अनाज के संपर्क में आने के बाद में, पानी के संपर्क में या छाछ के संपर्क में आने के बाद में वो अपना असर दिखाई देता है। और वही चीजें जब मिट्टी में जाती है तो सूक्ष्मजीव एवं जैविक अर्क एक्टिव होकर हर पौधे को काम करते हैं। और इसी तरह आने वाले समय में हम लोगों को अलग अलग सूक्ष्म जीवों की जानकारी भी हमें लेना है। जैसा आज तक हम लोग मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा के बारे में ही बात करें, लेकिन आज अगर नाइट्रोजन जो हमें हमारे पौधे को मिलता है तो उस नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जो सूक्ष्म जीव है, जैसा एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, एसिटोबैक्टर है, या फॉस्फोरस जो सूक्ष्म जीव हमें या पौधे को जो उपलब्ध करा के देते हैं, तो वह बैसिलस मेगाटेरियम है या ट्राइकोडर्मा जैसे जो फंगल कल्चर्स है वे फॉस्फोरस उपलब्ध कराते हैं। और उसी तरह पोटेशियम है या अन्य जो सूक्ष्म जीव है जैसा ट्राइकोडर्मा, शोडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस, एक्टिनोमाइसेट्स या जो जैविक अर्क है काइटोजान नामक, इन सभी विषयों में हम लोग चर्चा आने वाले समय में करने वाले हैं। या यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो जैविक कीटनाशक होते हैं यानी स्पेसिफिकली जो इंसेक्टिसाइड है, जैविक
कैटेगरी वाले या प्राकृतिक कैटेगरी वाले जो कीटनाशक है उसमें मेटाराइजियम, बिवेरिया, वर्टिसिलियम, निमोरिया, पैसिलोमाइसिस या ट्राइकोडर्मा के जो मेटाबोलाइट होते हैं, बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस है, जो नीम का तेल है या करंज का तेल है, तो इन सभी विषयों में हमें आने वाले समय में चर्चा करना है। लेकिन जैसा एक यानी कल ही जो महाराष्ट्र की गूगल मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में हम लोगों ने एक विषय यहाँ रखा कि हमें इन शब्दों को लिखना है, लिख कर याद करना है। जैसा हम लोग 5वीं 6ठी कक्षा में कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखते थे और उसको याद करते थे, तो उसी तरह जैसा नाइट्रोजन देने वाला जो सूक्ष्म जीव है, जो अजोटोबैक्टर या राइजोबियम नामक है, उसको हमें 10 बार लिखना है। और आज अगर हम लोगों ने 10 बार लिखा है हमारे नोटबुक में, तो कल उसी एजोटोबैक्टर को 2 बार लिखना है। लेकिन उसके साथ में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम, वो हमें 10 बार लिखना है। तो ऐसा 100 दिनों तक ये सूक्ष्म जीवों को पहला दिन 10 बार लिखना है, लेकिन दूसरे दिन से 2-2 बार कम से कम लिखना है हर सूक्ष्म जीव को। तो आने वाले 100 दिन में या आने वाले 3-3.5 महीना में हमें इन सूक्ष्म जीवों का नाम याद होगा, और धीरे धीरे करके जैसा हम लोग हर सूक्ष्म जीव के बारे में अगर गूगल में या एआई में अगर यह शब्द डाले तो उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर उपलब्ध होती है। आप अंग्रेजी में डालो तो आपको अंग्रेजी में मिलेगा, और उसका विवरण हम लोग हिंदी में एआई के या ट्रांसलेटर के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। जिन्हें यह विषय नहीं जमेगा, जैसे पवन सर है, इन लोगों की मदद से ये सब चीजें हम लोग कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो सूक्ष्म जीव है, जो जैविक अर्क है, इनकी मालूमात हमें होनी चाहिए, इनका नॉलेज हमें होना चाहिए, और धीरे धीरे 1 साल या 2 साल में इन सभी सूक्ष्म जीवों का जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वह हमें पता चलेगा। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश होगी कि यह जो एक एक्सरसाइज है कि हमें इन साइंटिफिक वर्ड्स को या सूक्ष्म जीवों के नामों को या उनके मेटाबोलाइट को हमें समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर कोई प्रश्न है, सुझाव है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। जी ओम। सर, पवन सर जी को मैं बुला लूं? आदरणीय पवन सर जी, सादर आमंत्रण। जी नमस्कार, धन्यवाद शरद जी। आज के मुख्य वक्ता संतोष चौहान जी, बहुत बढ़िया आपने क्लास ली। जो चीज वैज्ञानिक स्तर पर ही ज़्यादातर चर्चा की जाती है या उसके ऊपर विचार किया जाता है या उसको पढ़ाया जाता है, आज आपने बहुत सरल शब्दों में उसके बारे में बताया है, और साथ ही उसका जो अभ्यास करना है ये भी बताया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमें शब्द सुनाई देते हैं फिर याद नहीं रहते, फिर जब पूछा जाता है तो फिर उसको करने में फिर परेशानी होती है। तो इसलिए ये जो अभ्यास है ये बहुत ज़रूरी है, और जैसा आपने ये भी सुझाव दिया है कि हम एआई का इस्तेमाल करें और पूछें कि इस शब्द का क्या मतलब है, तो उसको हम बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि एआई के ज़माने में भी कई बार हम कुछ चीज़ पूछते हैं, उसका जवाब उतना सही नहीं होता है कि जितना कि होना चाहिए, जो वैज्ञानिक रूप से भी सही हो या अन्य कारणों से सही हो। तो इसलिए मैं ये देखता हूँ कि कई बार कोई चीज़ प्रश्न पूछा, कोई इसका जवाब मिला, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है। अब सवाल ये है कि उसको सही कैसे पता लगेगा? सही तभी पता लग सकता है जब हमें भी उसके बारे में
जानकारी हो और हम उसको क्रॉस चेक कर सकें। कोई भी चीज हमारे पास आती है उसको क्रॉस चेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए एआई के माध्यम से भी हम सीख तो सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम कोई गलत चीज गलत रास्ते में चले जाए। इसलिए मुझे ये भी महसूस होता है कि कई बार हमारे मन में अगर जिज्ञासा सीखने की नहीं है तो चाहे क्लासरूम हो चाहे एआई हो, तो हम उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाएंगे और आंशिक रूप से ही हमारी विचार जो है वो वहां पर रहेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर एक सीखने की ललक लगी रहे, और ये ललक लगी रहे इसलिए संतोष चौहान जी ने जो सुझाव दिया है लिखने का वो उत्तम है, क्योंकि काम अंत में हमें ही करना है। बाहर से आके हमें कोई बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन अंत रूप में उसका उपयोग करना है, उसको समझना, उसको गहनता से उपयोग में लाना और उसके बारे में औरों को भी बताने का कार्य भी, अगर हमारे अंदर ये सब चीजें विद्यमान होती हैं और सीखने की ललक लगातार लगी होती है, तो ये काम आसान हो सकता है और हम कॉन्फिडेंटली अपने काम में, अपने कार्यों में ये सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो आज की कक्षा बहुत अच्छे तरीके से आज आपने बताया है, और मुझे लगता है कि जो विषय है पेस्टिसाइड का विषय के एक दो सुझाव हैं जो विषय लिए जा सकते हैं। वो ये है कि पेस्टिसाइड का पाथवे क्या है पौधे के अंदर, फिर पौधे के अंदर हमारे शरीर के अंदर वो पाथवे कैसे कैसे होता है जरा साइंटिफिक तरीके से, और उसको किस किस तरीके से वो चाहे वो सरफेस में रहे या अंदर से कोशिकाओं में जा करके उसका प्रभाव रहता है, और कितनी मात्रा में ये प्रभाव फिर दिखाई देता है। और जैसा आपने पहले भी बताया कि बहुत कम मात्रा से भी हम उसके लिए कैंसर जैसी बीमारियों के लिए वो रहता है, लेकिन उसका पाथवे और कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन सी कोशिकाओं का डिजेनरेशन होने के पश्चात वो चीजें सामने निकल के आती हैं। इस विषय पर आने वाले दिनों पर भी अगर चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत अच्छा। अब मैं अशोक पटेल जी का हैंड रेज है तो उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। जी ओम, सदन को नमन। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है सर। पटेल साहब और मैं साथ साथ ही हैं और वापस आ रहे हैं दिल्ली से, ट्रेन में है तो नेट आ रहा जा रहा। सर मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे मैंने अभी चने में जो प्रयोग किया है तो मैंने क्या किया सर, ट्राइकोडर्मा को भी मिला दिया, बवेरिया को मिला दिया, मेटाराइजम को मिला दिया और सुडोमोनास, चारों के जो है जो हमने मल्टीप्लाई किए थे वो मिला करके और सलेरी के साथ, और उसी में जो अपना नीम ऑयल और जो अपना काला पाउडर है जैसे हम सीबीड कहते हैं, इन सबको मिला करके उसका स्प्रे कराया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और बढ़िया है। और उसके संबंध में आदरणीय हमारे शरद भैया भी साथ थे, तो जिस व्यक्ति ने उसका उपयोग किया उसने बहुत बड़ाई की और फिर उन्होंने और दवाई मांग ली। मेरा निवेदन ये है कि इससे कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी जो हम मिला के डाल रहे हैं इसमें? नहीं, नॉर्मली कैसा होता है कि जैसा हम लोग हर बार यही चीज कहते हैं कि जो आपको हर किसी का डोज दिया है और जो चीजें साथ में मिक्स करवाना होती है उतनी ही चीजें करें, और बाकी अगर आपको करना है तो आप छोटे पैमाने पे पहले हर फसल पे, क्योंकि फसल से अलग अलग फसल में भी अलग अलग परिणाम दिखते हैं, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जैविक जो या प्राकृतिक जो दवाइयाँ होती है उनके बुरे असर नहीं दिखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ नया कॉम्बिनेशन ट्राई करने का सोचते हो तो वह छोटे पैमाने पे पहले खुद के खेतों में अपने फसल में करे, लेकिन बड़े पैमाने पे उसको ना जावे। जैसा हम लोगों ने कहा है कि ट्राइकोडर्मा के साथ में आप सीवीड एक्सट्रैक्ट की पाउडर यूज कर सकते हो या सिलिकॉन यूज कर सकते हो, तो डेफिनेटली वह पिछले 10 सालों से अलग अलग फसलों में यूज किया है। लेकिन उसमें भी कभी कभी कोई किसान भाई कुछ नई फसल होती है और वो ट्राई करते हैं, यानी जैसा मान लो
हमारे यहाँ पालक होती है, लेकिन कुछ लोग आजकल लेट्यूस जैसी जो विदेशी जो फसल है वे भी लेते हैं। तो जो पालक में हमें असर दिखेगा वैसा ही लेट्यूस में दिखेगा, यह जरूरी नहीं है। तो अगर नई फसल है, आप पहली बार कर रहे हो, और एक चीज होती है, इन सभी चीजों में गड़बड़ी होने का जो बेसिक एक कारण होता है, वह कारण होता है कि आपके यहाँ का पानी और उस पानी का जो पीएच है। अगर मान लो पीएच बहुत ज्यादा होवे, यानी 7.5-8 के आसपास अगर पानी का पीएच चला जाता है कभी कभी, तो वह पानी भी इन सभी चीजों का कुछ अलग रिएक्शंस देके असर दिखता है। लेकिन यह संभावना 1% भी नहीं होती है। नॉर्मली जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं वैसे ही ट्राई करें, और जो किसान भाई पहली बार इन सभी चीजों में आते हैं वे कृपया करके कम या छोटे क्षेत्र पे ये सब चीजें करें। और जो जिन लोगों के माध्यम से जुड़े हैं उन्हें पूछकर, जैसा मान लो यहाँ पर शरद भैया है, अशोक पटेल जी है, या दादू है, इन सभी लोगों को पिछले 2 साल से 3 साल से आप लोग यूज कर रहे हो। लेकिन कोई नया किसान जुड़ता है तो उन्हें इन सभी चीजों को पहले समझना है, छोटे प्रमाण में करना है, खुद को सेटिस्फाई करके ही। और ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट कहा जाता है वही यूज करें। अपने दिमाग से नई चीज ट्राई बड़े पैमाने पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसा नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि, एक एग्जांपल की देता हूं मैं, कि बैक्टीरियल कल्चर और फंगल कल्चर एक साथ में छिड़काव में यूज ना किए। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है, जैसा मान लो हम लोगों ने सोयाबीन की फसल में बैक्टीरियल कल्चर और फंगल कल्चर एक साथ में यूज किया है, उसके असर अच्छे दिखे हैं। पर यही चीज हर बार हर फसल में होगी, यह हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते। तो जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं उसी को उपयोग करें। और विशेष रूप से और एक चीज, मेरा ये मानना है कि 3 या 4 से ज्यादा दवाइयां एक साथ में यूज ना करें। यानी नॉर्मली ऐसा कहा जाता है 1 या 2, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है कि 3 या 4 दवाइयां देना पड़ जाता है। लेकिन 3 या 4 से ऊपर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल ना करें। जैसा मैंने स्लरी भी ले लिया, मैंने काला पाउडर भी ले लिया, मैंने नीम ऑयल भी ले लिया, ठीक है, लेकिन उससे आगे जाकर कि मैंने और सुडोमोनास ले लिया, मैंने बैसिलस ले लिया, मैंने बिवेरिया ले लिया, नॉर्मली ऐसा ना करें। यूजुअली 2 या 3 का कॉम्बिनेशन हर बार रखिए और उससे ज्यादा ना करें। सर एक और प्रश्न है, जैसे अब हमारे नर्मदापुरम में मूंग का सबसे ज्यादा बोनी होगी, और मूंग में हम इन दवाइयों का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन मूंग, जैसे आपने कहा कि अलग अलग फसल का अलग अलग होता है, तो मूंग का कॉम्बिनेशन क्या होगा जी? हो नॉर्मली मूंग में आपको जैसा इल्ली का जो बेसिक प्रॉब्लम आता है, तो आप छाछ की स्लरी और मेटाराइजियम की स्लरी, जो फ्लड इरिगेशन से जो पानी दिया जाता है, उसमें जब बुआई होगी तो बुआई होते ही ये दोनों भी स्लरिया उसमें जाना ही चाहिए। फ्लड इरिगेशन से छिड़काव नहीं करना है। और जब मूंग की फसल अच्छे से डेवलप हो जाती है, मान लो 12 से 15 दिनों के बाद में, और जब वह सेट होती है तो 15 से 20 दिनों के अंदर उसका एक स्लरी का छिड़काव भी उसमें होना चाहिए। और उसके साथ में जो यहाँ पे जो एरंडा से जो किट डिजाइन करके दिया है कि काला पाउडर है, नीम ऑयल है, या उसके साथ में ट्राइकोडर्मा, तो ये आप उसका छिड़काव कर सकते हो कीटनाशक के साथ में, जैसा हम लोग यहाँ पर इमामेक्टिन का उपयोग करते हैं उसी कीट के साथ में। तो नीचे से हमें स्लरी देना है छाछ का या मेटाराइजियम का, और ऊपर से छिड़काव में हमें एक कीटनाशक जो हम लोग इमामेक्टिन जैसा यूज करते हैं, तो वह कीटनाशक एवं यह जो कॉम्बिनेशन है कीट का, कि काला पाउडर है या ट्राइकोडर्मा जो आप खुद बनाओगे, और
वहां पर अगर नीम ऑयल, करंज ऑयल नहीं है तो आप मार्केट से खरीदिए, लेकिन उसका एक कॉम्बिनेशन का आप छिड़काव ले सकते हो। मेरे हिसाब से 2 या 3 छिड़काव आपको करना है, और जितने भी बार आप फ्लड इरिगेशन दोगे उस हर फ्लड इरिगेशन में आपको छाछ एवं मेटाराइजियम या बिवेरिया का स्लरी आपको देना है। और इसके अलावा ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अननेसेसरी कोई अलग कॉम्बिनेशंस आप ट्राई ना करें। और जैसा हम लोग पिछले मान के चलिए 7 सालों से यही कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ और चीज ट्राई करना है तो आप छोटे क्षेत्र में आप यूज करके देखिए, और वह भी 2 सालों तक, यानी 2 फसलों तो कम से कम आप देखिए, उसके बाद ही आप उसमें बड़े पैमाने पे जा सकते हो। लेकिन जो मैंने छाछ की स्लरी कही, बिवेरिया या मेट्राइजियम की स्लरी कही, वह आप आंख बंद करके वह फ्लड इरिगेशन से दे सकते हो। और विशेष रूप से एक छिड़काव, हमें सिर्फ छिड़काव स्लरी का एक बार ही करना है, दूसरी बार करना नहीं है, नहीं तो फलियां कम लगती है, उसका असर हमें ज्यादा नहीं दिखेगा। छिड़काव एक बार, और जितना भी फ्लड इरिगेशन से आप पानी दोगे या कोई लोग स्प्रिंकलर यूज करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप दे सकते हो। जी ओम। जी ओम सर। और बहुत सर बहुत अच्छा जैसे सर। मान लो हम कीटनाशक नहीं मिलाएं तो? दादू देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है, हम 100% प्राकृतिक खेती आज के डेट में नहीं कर सकते। हमें कीटनाशक जैसा जो आदत हम लोगों ने खेत को डाली है, फसलों को डाली है, हमें धीरे धीरे ही केमिकल इंसेक्टिसाइड कम करना है, क्योंकि हम कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर जैसा जैसा हम लोग कहते हैं कि छोटे पैमाने पे आप करोगे तो आपको कभी कभी उस कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है। पर मान लो आपकी 5 एकड़ खेती है, 10 एकड़ खेती है, और वहां पे अगर आप बिना कीटनाशक जाओगे तो आपको, क्योंकि आज जो मौसम है, क्लाइमेट का जो असर हमें देखने को मिलता है, यानी कल ही महाराष्ट्र में बहुत तेज बारिश हुई, यानी कुछ जगह पर तेज बारिश हुई, और जहां पर यह बारिश होकर जो एटमॉस्फेयर गड़बड़ा जाता है, उस समय फिर जो प्राकृतिक दवाइयां है वे असर नहीं दिखाती। और उस समय जैसा हम लोग, मान लो दादू आप अभी पहले हलोल आ चुके, आज दिल्ली जा चुके, फिर बॉम्बे जा चुके, और इस उम्र में अगर आप ट्रेन में घूमोगे तो ठंड का असर शरीर पर दिखेगा, तो एंटीबायोटिक का जरूरत थोड़ा बहुत पड़ सकता है इस उम्र में, क्योंकि जो रेजिस्टेंस पावर आपके शरीर का है वह रेजिस्टेंस पावर, यानी मेरा आपको एक सलाह है, इतना घूमना नहीं चाहिए। आपकी उम्र आप देखिए, और जी हम सर जी। इसका कहीं ना कहीं असर जैसा हम आज मानते नहीं है सर। नहीं, क्योंकि कैसा है कि जैसा जो स्टेज है, जो कंडीशन है, उस कंडीशंस को भी मानना चाहिए। और दिल्ली का जो ठंड है, वो ठंड हमें कभी ना कभी गड़बड़ी दिला सकता है, और बाद में फिर छोटा सा भी कुछ काम हो जाए तो उसका असर शरीर पर दिखता है। और उसी तरह ये सारी जो चीजें हैं दादू, हमें खेती में भी यही रूल अप्लाई होता है। जी जी सर, आपकी बातों को अब हम ध्यान रखेंगे। और एक, हाँ सर, एक और प्रश्न है सर। हमें वैभव जी आए थे और वैभव जी ने कहा कि आप जो है बाजरा के को से दवाई बना करके उसका छिड़काव करेंगे तो वो कोरोजन का बाप है, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है सर? नहीं दादू, मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है, जैसा हम लोग भी बाजरा या चावल का आटा ज्यादा यूज करने को कहते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के लिए, जैसा मान लो कि मुझे ट्राइकोडर्मा जो मेरे मिट्टी में है उसको मुझे एक्टिवेट करना है, तो हम बाजरा का उपयोग करने को कहते हैं। लेकिन यह जो चीजें हैं हर फसल को लागू नहीं पड़ती है, हर फसल में यह असर दिखाई देगा जरूरी नहीं है।
और विशेष रूप से क्या होता है कि सिर्फ एक अनाज का असर नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग 16 अनाज करने को कहते हैं। पर जो दवाई बनाना है, जैसा बाजरे से कोई अर्क बनाना है तो वह 1-2 दिन, 8 दिन, 10 दिन में नहीं बनता है। उसे जैसा हम लोग गोमूत्र 6 महीना पुराना अगर गोमूत्र यूज करेंगे तो उसमें कुछ अलग अर्क आते हैं। तो यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है कि गोमूत्र या जो बाजरा है वो बाजरा कितने दिनों तक फर्मेंट किया जाए। तो अभी जो चीजें प्रूवन नहीं है कि कितने दिन उसको हमें ये करना है, आप ट्राई करते रहिए, लेकिन छोटे क्षेत्र में कीजिए, बड़े क्षेत्र पर ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें। और जितना भी जो चीज है दादू, आप अपने खेत में छोटे पैमाने पे ट्राई करो, 2 सालों तक करो, उसको अगर उसका असर दिखता है, यानी यह जो नवदान आटा की स्लरी है 2010 से हम लोगों ने 2022 तक यूज किए, और 2022 के बाद 10-12 साल के बाद हम लोगों ने अन्य किसानों को बड़े पैमाने पे करने के लिए कहा। लेकिन उसमें भी जो किसान भाई जैसा नई शुरुआत करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपके पास अगर 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में ट्राई कीजिए, 10 दिनों के बाद में असर दिखता है, आप बाकी सारे क्षेत्र में उसको उपयोग में ला सकते हो। तो कोई भी नई चीज है छोटे पैमाने पे यूज करो, बड़े पैमाने पे बिल्कुल ना जाओ। जियो। बहुत अच्छा सर, जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। मैं डॉक्टर रोशनलाल सर जी को बुलाता हूं कि वो आवे और फिर आज का समापन भी करें। डॉक्टर रोशनलाल सर। जी धन्यवाद सर जी, सभी को प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये एक तो रेजिस्टेंसी ब्रेक करने के लिए अगर हम इनका जैसे सकिंग पेस्ट मेटराइजियम का और इनके बाकी जो उसके लिए यूरिया और अमोनिया वगैरह जो भी हमारे हैं मेटराइजियम, इनका उपयोग करते हैं, तो ये इन कभी भी कर सकते हैं? सर जो शब्द है ना, कुछ ब्रेक करने के लिए मुझे सुनाई नहीं दिया, ब्रेक क्या करना बोले आप? रेजिस्टेंसी ब्रेक करने के लिए हाँ, हम हाँ। अगर जैसे इनका उपयोग करते हैं बायोपेस्टिसाइड का, तो ये हम कभी भी कर सकते हैं क्या? कोई इसकी लिमिटेशंस भी है? एक्चुअली कैसा है सर कि जैसा रेजिस्टेंस, पहली बात तो इन फंगल कल्चर्स के अगेंस्ट डेवलप नहीं होता है नॉर्मली, यानी जैसा बिवेरिया है, मेटाराइजियम है। नहीं सर, जो केमिकल से होता है रजिस्ट्रेशन, उसको रोकने के लिए ना सर? जी जी। नहीं, तो यह जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होने का एक बेसिक कारण क्या है कि जैसा मान लो हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल सिर्फ बुखार के लिए, यानी जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके उतना ही वह कार्य करता है। लेकिन जो जैविक हम लोग चीजें यूज करते हैं वो अलग अलग तरह से काम करता है, एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता है। तो अलग डायरेक्शंस में या अलग साइट्स पर काम करने की वजह से प्राकृतिक खाद एवं दवाइयों के असर दिखते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं आता है। लेकिन जैसा कोई मान लो और भी दवाई है, जैसा मैंने पैरासीटामोल का एग्जांपल दिया, वैसा कोई ऐसी होती है नहीं कि वो सर, मैं एक बताता हूँ सर, जैसे मूंग में कोराजिन डाल रहे हैं, पहले 100 ml डाल रहे थे तो इल्ली मर रही थी, अब 150 ml हो गई, तो वो बढ़ते जा रहा है डोज सर हमारा, और इल्लियां रेजिस्टेंस होते जा रही हैं। तो इसको तोड़ने के लिए जैविक का हम लोग उपयोग कर सकते हैं क्या? नॉर्मली हम जैसा जितना भी डोज बढ़ा लें उसके जगह पर, जैसा हम इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट कहते हैं कि इंसेक्टिसाइड भी होना चाहिए, जैसा इमामेक्टिन है, और उसके साथ में बिवेरिया। और कभी कभी यह चीज भी देखी गई है कि बहुत सी ऐसी इलिया होते हैं जैसा व्हाइट ग्रब, बिवेरिया से कंट्रोल नहीं मिलता है तो हमें फिर मेटाराइजियम का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन में आकर इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। और विशेष रूप से जैसा आप देखोगे कि हम लोग ट्राइकोडर्मा के साथ में नीम ऑयल का भी जो एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के बहुत से ऐसे रेफरेंस आ रहे हैं कि
उसके जो अर्क होते हैं वे इंसेक्टिसाइड करके काम करते हैं, लेकिन उसके साथ में जब नीम ऑयल और उसी के साथ में जब करंज ऑयल जाता है तो ये तीनों मिलाकर कहीं ना कहीं वो असर दिखता है, पेस्ट को कंट्रोल मिल जाता है। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस का भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है और उसी तरह से उसका उपयोग होना चाहिए। बट यही है कि एक दवा अगर आप यूज करोगे यानी सिंपल बिवेरिया यूज करोगे तो आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। जी जी थैंक यू सर। बस यही था कि हम कभी भी मतलब इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। दूसरा मेरा ये था सर, ये फुटेरिया ऑरियंस आपने लिखा था, ये मुझे समझ में पहली बार सुना। क्या सर क्या लिखा था? फ्रूटेरिया ऑरियंस। ओके, फ्रूटेरिया एक्चुअली यह जो पोटेशियम हम लोग देते हैं रासायनिक खाद में, तो जो पोटेशियम होता है वह पोटेशियम उपलब्ध कराने वाला बैक्टीरियल कल्चर है और वह सुडोमोनास की फैमिली में से आता है। जैसा सुडोमोनास है उसी कैटेगरी का यह फ्रूटेरिया नामक सूक्ष्मजीव है जो पोटेशियम अपटेक में काम करता है। और एक्चुअल सर मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी शब्दों को बार बार किसान भाई लिखे, उसकी एक नोटबुक बनावे और उस नोटबुक में जैसा आज मैंने 10 बार लिखा है तो कल मुझे 2 बार लिखना है, ऐसा 100 दिनों तक मुझे 2-2 बार लिखना है। तो इसी तरह से वही सूक्ष्म जीव अगर मैं 200 से 250 बार लिखता हूँ तो मुझे वह याद हो जाता है। और उसी फ्रूटेरिया के सामने अगर हम लोग लिखते हैं कि यह पोटैश अवेलेबल करने वाला सूक्ष्म जीव है तो यह चीजें 100 दिनों में आसानी से याद हो जाती है। और इसी तरह से हर कोई अपनी नोटबुक बनावे और जब भी अपनी मुलाकात होती है तो वह नोटबुक मुझे दिखाइए। जी ओम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। फ्रूटेरिया के बारे में, पोटास अवेलेबिलिटी को बढ़ाने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। और सारी चीजें जो आपने कही है कि हम लिख लिख के देखें, निश्चित रूप से लिख के देखने से हम जब उसको 2 तरह के इंद्रियां काम करती है, हमारी आंखें काम करती है, दूसरा हमारे हाथ काम करते हैं। तो जब जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं इनकी संख्या बढ़ती है तो हमारे मानस पटल पे हमारे जो अचेतन चीजें जल्दी जाती है। तो सीखने की यही पद्धति ज्यादा अच्छी है। और निश्चित रूप से आज आपने जो जानकारी दी है हमारे सभी किसान भाइयों को, सभी जो भी हमारे